हेलो, नमस्कार। ज्ञानदूत 2.0 चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं सीबी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है संघवाद या संघीय सरकार। दोनों एक ही है, लेकिन मैंने फिर भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों शब्दों को लिखा है। अंग्रेजी में कहते हैं फेडरलिज्म या फेडरल गवर्नमेंट। नीचे मैंने पार्ट फर्स्ट इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसे दो भागों में बांट करके समझाने का प्रयास करूंगा। आज हम संघवाद क्या है, संघीय व्यवस्था की क्या क्या फीचर्स होते हैं, संघीय व्यवस्था कैसे कैसे अस्तित्व में आती है, उसके अस्तित्व में आने के क्या तरीके हैं, और फिर हम भारत की व्यवस्था से इससे कनेक्ट कर देंगे। फिर इंडियन फेडरल सिस्टम की क्या खास बात है और वो किस किस रूप में है, वो हम पार्ट सेकंड के अंदर अध्ययन करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज थोड़ी सी बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है वो इंडियन पॉलिटी का या मैं कहूँ पूरी पॉलिटी का बेस है। इसलिए इस टॉपिक को आप न केवल बेहतरीन तरीके से तैयार करें, बाकी इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इतनी सरलता और सहजता से इस टॉपिक को, इसकी बारीकियां खोलने का प्रयास करूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा रटने का जो ये दिमाग पे वजन डालने की बात होती है ना, उसे हल्का कर पाए, कोशिश करूंगा। तो संघवाद किसे कहते हैं? बेसिकली ये जो फेडरलिज्म शब्द है, ये शब्द तो अंग्रेजी लैटिन भाषा के एक शब्द है फोएडस, इससे बना है और इसका अर्थ होता है संधि या समझौता। तो क्या इस शब्द से इसका कोई अर्थ निकलता है? मैं कहूंगा थोड़ा सा निकलता, थोड़ा सा नहीं निकलता है। अगर हम इस टॉपिक की डेप्थ में, मतलब बिल्कुल गहरे से जाके इसको उठाना चाहें, तो फिर मैं आपको बहुत पीछे लेके जाऊंगा। आपने सुना है राज्य किसे कहते हैं? स्टेट। राज्य या स्टेट? मुझे पता आप क्या जवाब देने वाले। आप कहेंगे कि राजस्थान एक राज्य है। हाँ, मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन पॉलिटी में या पॉलिटिकल साइंस में स्टेट किसे कहते हैं? तो पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट कहते हैं, स्टेट में 4 घटक होते हैं। यहां से मैं इसे टॉपिक ले रहा हूं क्योंकि एक जीरो से हम पकड़ेंगे तो बिल्कुल आप इसे पूरी तरह से इसे समझ पाएंगे। तो स्टेट किसे कहते हैं? तो स्टेट पॉलिटिकल साइंस में उसे कहते हैं जिसमें 4 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हम जल्दी से इसे देख लेते हैं। एक निश्चित भूभाग, अंग्रेजी में मैं बोलता रहूंगा लेकिन एक पासा ही लिख पाऊंगा, एक निश्चित भूभाग। नहीं है, अंग्रेजी में से कहते हैं ए फिक्स टेरिटरी। मतलब स्टेट के लिए जमीन होना जरूरी है। आसमान स्टेट नहीं हो सकता, पाताल स्टेट नहीं हो सकता। दूसरी विशेषता होती है, इसका दूसरा घटक होता है जनसंख्या। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। दूसरा क्या? जनसंख्या। मतलब ऐसा जमीन का भूभाग जिसपे अगर कोई जन या लोग निवास नहीं करे तो उसे स्टेट नहीं करेंगे, उसे स्टेट नहीं कह सकते। अंटार्कटिका एक भूभाग है लेकिन उसमें जन नहीं है, इसलिए वह राज्य नहीं है। तीसरा होता है सरकार। मतलब स्टेट उसे कहेंगे जिसमें एक गवर्नमेंट हो। अगर सरकार नहीं है तो फिर उसे स्टेट नहीं कहेंगे। और चौथा है, इसे कहते हैं प्रभुसत्ता। इसका हिंदी में एक और भी नाम है जिसे कहते हैं संप्रभुता, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं सोवरेनिटी। ये क्या है? ये उस निश्चित भूभाग में, उसमें निवास करने वाले जन के ऊपर एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है जिसके ऊपर दूसरी कोई अथॉरिटी नहीं होती, जो किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकती है, किसी भी प्रकार का आदेश दे सकती है और उन आदेशों का क्रियान्वयन करवाने की क्षमता रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से हम कंसेप्ट को पकड़ेंगे। स्टेट वह है जिसकी 4 विशेषता है। एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और प्रभुसत्ता। ये किसमें होती है? याद कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या राजस्थान एक स्टेट है? बिल्कुल इनमें सारी चीजें होगी, लेकिन कौन सी चीज नहीं है? प्रभुसत्ता नहीं है। तो स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का सिंपल मीनिंग होता है जिसे आप देश या कंट्री कहते हैं,
वह पॉलिटिकल साइंस में राज्य कहलाता है। अब हम फेडरलिज्म में क्यों आ रहे हैं, यहां से मतलब फेडरलिज्म कैसे आए और ये टॉपिक में क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेसिकली प्रभुसत्ता क्या है। प्रभुसत्ता एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है, लेकिन ये अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब क्या है? अमूर्त का मतलब है कि जो दिखाई नहीं देती है। और ये प्रभुसत्ता जिसमें प्रकट होती है, मतलब मूर्त रूप में जिसमें प्रकट होती है, उसे ये हम क्या कहते हैं? सरकार। आपने सुना होगा ना कि जैसे प्राइम मिनिस्टर कोई एक राष्ट्र के नाम संबोधन करके एक आदेश देते हैं तो दूसरे दिन वो चीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पास प्रभुसत्ता है। संसद का एक कानून है, वो हम सबको मानना पड़ता है। न्यायपालिका का आदेश सबको मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सोवरेनिटी है, वो सोवरेनिटी को एक्सरसाइज करती है। इसलिए सरकार वो है जो सोवरेनिटी को एक्सरसाइज कर रही है। अब पीछे आइए, वापस पीछे आइए। मैंने क्या लिखा? फेडरलिज्म और फेडरल गवर्नमेंट। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो सरकार है, गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट के कोई अलग अलग टाइप भी होते होंगे निश्चित तौर पर। तो ये प्रभुसत्ता सरकार के भीतर प्रकट होती है। ये कितनी प्रकार की सरकारों में प्रकट हो नहीं है। दो तरह की यहां से व्यवस्थाएं बढ़ती है। एक हम टॉपिक अलग से स्टडी करेंगे जिसे हम कहते हैं संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था। सरकारों के दो अलग अलग मॉडल है। लेकिन एक अलग बात पे मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं। प्रभुसत्ता सरकार के भीतर प्रकट होती है, लेकिन सवाल यह है कि प्रभुसत्ता कितनी प्रकार की सरकार के भीतर प्रकट होती है। हाउ मेनी टाइप्स गवर्नमेंट। अगर अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये जो प्रभुसत्ता है, ये जो प्रभुसत्ता है, ये प्रभुसत्ता केवल कितने प्रकार की सरकार में, हमने देखा ना कि कितने प्रकार की सरकार में प्रकट होती है, कितने प्रकार की सरकार में प्रकट होती है। यहां से हम देखेंगे। अब देखिए मित्रों, अगर ये प्रभुसत्ता केवल एक सरकार में प्रकट हो, केवल एक ही सरकार में प्रकट हो, मतलब सरकार का कोई दूसरा रूप नहीं हो, केवल एक ही सरकार में प्रकट हो, तब हम इस प्रकार की सरकार को एकात्मक सरकार कहते हैं। तब हम इस प्रकार की सरकार को एकात्मक सरकार कहते हैं, और अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट। अगर ये दो प्रकार की सरकारों में प्रकट हो, यहां ध्यान देने वाली बात है, मैंने दो सरकार नहीं कहा, दो प्रकारों की सरकार में कहा। दो प्रकार की सरकार में, टू टाइप गवर्नमेंट। फिर हम इसे देखें, टू टाइप, टू गवर्नमेंट नहीं है, टू टाइप गवर्नमेंट है। टू टाइप गवर्नमेंट में प्रकट हो तो हम इसे, इस व्यवस्था को संघीय सरकार या इस तरह की व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। बताओ मित्रों, बिल्कुल इजी से इजी जो तरीका जिसके माध्यम से मुझे लगता है कि आप इसे मूल को पकड़ पाओ, वो मैंने आपको बताया है। संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं या संघीय सरकार किसे कहते हैं? तो आपका पहला जवाब होना चाहिए कि सोवरेनिटी अगर दो प्रकार की सरकारों में प्रकट हो तो उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। अगर एक ही इस प्रकार की सरकार में प्रकट हो तो उसे एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। जैसे एक ही प्रकार मतलब एक है, सरकारों का विभाजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रिटेन में है, जैसे चीन में है, जैसे इटली में है, जैसे आप देखिए स्वीडन में है, जैसे डेनमार्क में है। ये सारे स्टेट वो है जहां एक ही गवर्नमेंट होती है। सामान्यतः आप देखिए जहां छोटे देश हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। दूसरी जहां दो प्रकार की सरकार हो, जैसे अमेरिका है, जैसे कनाडा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे स्वीडन है, जैसे अर्जेंटीना है, जैसे साउथ अफ्रीका है। ये सारे देश वो है जहां दो प्रकारों की सरकार में
प्रभुसत्ता प्रकट होती है, मतलब दो प्रकार की सरकार पाई जाती है, उसे हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। लेकिन इससे तो हमारे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था की क्या क्या मूलभूत विशेषताएं होती है। तो इसे हमने समझने के लिए कई विशेषताएं हम पुस्तकों में देखते हैं और रट्टा भी लगाते हैं। आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप मूल पकड़ लिए और उससे एक से दूसरी विशेषता, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, और फिर आप किसी भी क्वेश्चंस का कैसे भी आंसर दे सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। आप मूल बात को पकड़ लिए। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि संघीय व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था में संघीय सरकार की विशेषता में आपने एक बात को पकड़ लिया। वो कौन सी थी? संघीय व्यवस्था की विशेषता में एक बात हमने पकड़ी है कि एक मूलभूत विशेषता यह है कि दो प्रकारों की सरकार है। दो प्रकार की सरकार है। चाहे यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है, नामकरण कुछ भी हो सकता है, नामकरण से कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। नामकरण कुछ भी हो, जैसे हमारे यहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सामान्यतः जो ऊपर वाली गवर्नमेंट है, नहीं है, दो प्रकार की सरकार में, जैसे एक प्रकार यह हो गया, दूसरे प्रकार यह हो गया। जो ऊपर वाली सरकार है उसे सामान्यतः संघ सरकार भी कह देते हैं या केंद्र सरकार भी कह देते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कह देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह देते हैं, और कहीं कहीं फेडरल गवर्नमेंट भी कह देते हैं। लेकिन ये जो नीचे वाली सरकार है, इसका अलग अलग देशों में अलग अलग नाम पाया जाता है। जैसे अमेरिका में और भारत में वही नाम है, क्या है? हम इसे राज्य या स्टेट कह देते हैं। कनाडा में इसे प्रांत कह देते हैं। स्विट्जरलैंड में इसे कैंटन कह देते हैं। रूस में रिपब्लिक या गणराज्य कह देते हैं। अंग्रेजी, हिंदी में गणराज्य, इंग्लिश में रिपब्लिक। मतलब नाम कुछ भी हो सकता है। अब बात आती है कि अगर दो प्रकार की सरकार फेडरल सिस्टम की मूलभूत विशेषता है, तो अन्य विशेषताएं क्या क्या है? तो आप इस बात को देखिए। अगर दो प्रकार की सरकार है तो सबसे पहले जरूरत किस बात की है? आप बताइएगा, सोचिएगा। सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ी? सबसे पहली जरूरत इस बात की पड़ी कि दो सरकार के बीच सब्जेक्ट्स क्यों काम कैसे करेगी, उनके जो विषय है उन विषय का बंटवारा किया जाए। इसीलिए पहली विशेषता से दूसरी विशेषता, हमें यहां से दूसरी विशेषता पकड़ में आ रही है कि दो प्रकार की सरकार है, तो दूसरी विशेषता यह होनी चाहिए कि उनमें विषयों का स्पष्ट बंटवारा हो। विषयों का स्पष्ट बंटवारा हो। अंग्रेजी में कहेंगे क्लियर डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब जो विषय है उनका क्या हो? स्पष्ट बंटवारा हो। बंटवारा कैसे हो, यह भी ध्यान देने वाली बात है। बहुत क्लियरली होना चाहिए, क्योंकि अगर विषयों का बंटवारा नहीं होगा तो ये दो प्रकार की सरकारें काम नहीं कर पाएगी, दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करेगी। इसलिए पहली विशेषता से दूसरी विशेषता आई। अब अगर विषयों का स्पष्ट बंटवारा है, जैसे मान लीजिए कि दो के बीच में हमने बंटवारा कर दिया, लेकिन कल को कोई मुकर गया तो, इसलिए जरूरी है कि यह बंटवारा स्पष्ट तो हो ही, स्थायी भी हो और नहीं बदलने वाला हो। अब नहीं बदलने वाला कैसे हो सकता है? नहीं बदलने वाला तभी हो सकता है जब वो रिटर्न के अंदर हो। तो रिटर्न में कहां हो? कोई ऐसा कानून हो जो सबसे ऊंचा हो और जिसको मान्यता भी हो। इसका मतलब यह है कि संघीय व्यवस्था की तीसरी विशेषता इसीलिए कहते हैं कि बंटवारा क्या हो? लिखित में भी हो और वैधानिक भी हो। इसीलिए तीसरी विशेषता है लिखित संविधान। आप देखिए, इस बात को आप शायद ही पहले पकड़ पाए होंगे कि लिखित संविधान एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम की क्यों मूलभूत विशेषता है। इसलिए है ताकि बंटवारा है
वो वैधानिक हो और लिखित हो। एकात्मक व्यवस्थाओं में लिखित संविधान होना कोई जरूरी नहीं है। जिसे आपने सुना भी होगा कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। क्यों अलिखित है? क्योंकि एकात्मक व्यवस्था, एक ही सरकार है, वो जो कुछ भी करेगी वही अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन है, जब बदलो तब बदल दो। लेकिन दो सरकारों के बीच में विषयों का बंटवारा चाहिए। इसका मतलब तीसरी मूलभूत विशेषता है कि संघीय सरकार या संघात्मक व्यवस्था वो व्यवस्था होगी जिसमें लिखित संविधान हो। क्लियर हुआ? अब सवाल उठता है कि आपने लिखित संविधान भी बना दिया, लेकिन यदि ये संविधान जो है उसकी मान्यता अगर सुप्रीम नहीं रही, अगर किसी दूसरे कानून से उसे बदल दिया, वो अगर स्थायी नहीं रहा, तो फिर ऐसे लिखित डॉक्यूमेंट्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि उस डॉक्यूमेंट्स को एक सुप्रीम लॉ की मान्यता प्राप्त हो। इसीलिए फेडरल सिस्टम की चौथी विशेषता निकलती है संविधान की सर्वोच्चता, मतलब सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंग्रेजी में बोल रहा हूं, हिंदी में मैं लिख रहा हूं। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता का नियम होना चाहिए। अगर संविधान सुप्रीम नहीं हुआ तो ऐसे लिखित डॉक्यूमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। कोई भी तोड़ देगा कल को इस समझौते को, इस संधि को, इस कॉन्ट्रैक्ट को। इसलिए जरूरी है कि लिखित संविधान के साथ साथ संविधान की सर्वोच्चता हो। अब संविधान सर्वोच्च भी हो गया मित्रों, लेकिन ऐसे संविधान को अगर बदल दिया गया तो कभी भी इनके बीच में संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, या ऐसे संविधान के बदलने में ये जो निचले वाली यूनिट है इसकी भूमिका नहीं रही, तो ये ऊपर वाली यूनिट हमेशा ही एक सुप्रीम रहेगी। ये तो कभी भी इसको बदल सकती है। इसका मतलब है कि बदलने की प्रक्रिया में या संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्य या जो सब यूनिट है, पॉलिटिकल सब यूनिट, उसकी भूमिका आनी चाहिए। मतलब उसकी सहमति के बिना संविधान में बदलाव नहीं हो। और आपको थोड़ा सा ये बात जरूर पता होगी कि जिस संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका होती है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया सामान्य कानूनी या विधायी प्रक्रिया न होकर विशिष्ट प्रक्रिया हो, उस संविधान को हम क्या कहते हैं? याद कीजिए, उस संविधान को हम कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या कठोर संविधान। इसीलिए पांचवी विशेषता इसकी होती है कठोर संविधान या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गई? 5 मूलभूत विशेषताएं। अब सवाल आता है कि संविधान लिखित भी है, उसमें विषयों का भी बंटवारा है, उसमें राज्यों की भागीदारी के बिना संशोधन भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कल को अगर ये दोनों इकाइयों में संघर्ष हो, इन दोनों इकाइयों में किसी बात की व्याख्या को लेकर के दिक्कत आए, अगर दोनों इकाइयां कभी आपस में झगड़ा करे, मतभेद हो, या एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण कर ले, तो कौन बताए कि आप गलत कर रहे हो? इसका मतलब इस संविधान का पालन करवाने के लिए एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मैकेनिज्म होना चाहिए। इसीलिए छठी विशेषता, फेडरल सिस्टम की जो छठी विशेषता है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये छठी विशेषता निकलती है। अब एक और संकट हो जाता है फिर खड़ा कि हो सकता है ये जो ऊपर वाली यूनिट है, ये हो सकता है कि इनके अधिकारों का फिर भी हनन कर दे, तो फिर जो संघीय व्यवस्था है वो फिर खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए इस व्यवस्था के भीतर कानून बनाने की प्रक्रिया में ये जो नीचे वाली यूनिट है इनकी भूमिका भी होनी चाहिए। नहीं है, यहां कोई कानून बनाए, कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। इस कानून बनाने की प्रक्रिया में इसकी रोल भी हो। इसीलिए इसकी 7वीं विशेषता भी संघीय व्यवस्था की हम लोग बताते हैं, इसकी 7वीं विशेषता भी हम लोग बताते हैं। वो कौन सी होती है? 7वीं विशेषता होती है द्विसदनीय व्यवस्था। मतलब जो लेजिस्लेचर हो वो बाइकैमरलिज्म हो
और उस द्विसदनी व्यवस्था में जो उच्च सदन है, उच्च सदन जैसे हमारे क्या कहते हैं, राज्यसभा, अमेरिका में इसे सीनेट कहते हैं। उच्च सदन में राज्यों का या निचली जो इकाई है उसका क्या होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये 7 मूलभूत विशेषताएं मानी गई है संघीय व्यवस्था की, और इन्हें याद करते रहिए, रटते रहते हैं। लेकिन अगर आप सच मायनों में देखेंगे तो एक विशेषता से ही सारी विशेषता निकल रही है, और इनका वास्तविक रीजन भी समझ में आता है। एक बार बिल्कुल थ्रोली एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं, जिसमें 2 प्रकार की सरकार हो, ये मूल विशेषता थी। 2 प्रकार की सरकार कब काम कर सकती है, जब विषयों का स्पष्ट बंटवारा हो। विषयों का स्पष्ट बंटवारा कब होगा, जब वो स्थायी होगा। इसके लिए जरूरी है कि वह बंटवारा लिखित संविधान के भीतर ही हो सकता है। इसलिए लिखित संविधान संघीय व्यवस्था की मूलभूत विशेषता है। लिखित संविधान जो है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है अगर उसकी सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ नहीं हो। इसलिए लिखित संविधान क्या हो, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का जो सर्वोच्चता का नियम है वो होना चाहिए। और ये संविधान सहजता से बदलना नहीं चाहिए, उसमें राज्यों की भूमिका है। इसलिए कठोर संविधान भी संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है। और इस पूरी व्यवस्था की रखवाली के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है, जिसमें जुडिशरी में अपॉइंटमेंट, हटाने की प्रक्रिया, अंदर की प्रक्रिया के भीतर कार्यपालिका या विधायिका हस्तक्षेप ना करे। और 7वीं विशेषता है कि द्विसदनी व्यवस्था हो। ये इसलिए ये मूलभूत विशेषता है ताकि जो ऊपर वाली इकाई है वो मनमाने तरीके से इसके अधिकारों का, या नीचे वाली जो सब यूनिट है उसके अधिकारों का हनन ना कर सके। ये 7 मूलभूत विशेषताएं हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, आपने कई बार देखा होगा पुस्तकों में कुछ और भी रहता है इसके भीतर। याद करो, कुछ और भी किताबों में पढ़ते होंगे। मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ते हो। कुछ और ये पढ़ते हैं आप, जैसे आपने एक चीज पढ़ा होगा, कुछ अन्य विशेषताएं। मैं आपको इसे अन्य या गौण विशेषताएं नाम देता हूँ जो आप पढ़ते हैं, और वो क्यों इसे विशेषताएं कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा दोहरी नागरिकता, याद दिला रहा हूं, दोहरी नागरिकता, या राज्यों का पृथक संविधान, राज्यों का पृथक संविधान, नहीं ये गलत लिख गया, राज्यों का पृथक संविधान। या आपने सुना होगा राज्य की पृथक न्यायपालिका भी होती है। और इसके अलावा एक और विशेषता आप पढ़ते होंगे, अवशिष्ट विषय राज्यों के पास, अवशिष्ट विषय राज्यों में निहित होते हैं। और राज्यों की पृथक न्यायपालिका, ये भी लिख देता हूं, राज्य की पृथक न्यायपालिका, यह भी पुस्तकों में रहता है। लेकिन क्या वास्तव में ये मूलभूत विशेषता है, तो मैं कहूंगा नहीं। तो फिर ये क्यों है, इसका जवाब ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर संघीय व्यवस्था वजूद में कैसे आती है, मतलब ये बनती कैसे है, शुरू में ये अस्तित्व में कैसे आती है। इसीलिए हम इस टॉपिक के पश्चात यहां आएंगे। तो संघीय व्यवस्था का उद्भव कैसे होता है, इसे हमें समझना पड़ेगा कि जो संघीय व्यवस्था है या संघात्मक व्यवस्था है, इसका उद्भव कैसे होता है, ये वजूद में कैसे आती है। और इसी में सारी चीजें निहित है। और इसी में भारत का जो फेडरल सिस्टम है, जिसके बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है, उसकी वजह यही है कि हमको ये ओरिजिन समझ में नहीं आता है। वजूद में कैसे आती है, तो ये संघीय व्यवस्था वजूद में 2 तरीकों से आती है। मतलब इसके संघीय व्यवस्था के वजूद में आने के 2 तरीके हैं, 2 प्रकार से ये वजूद में आती है।
दो प्रकार से ये वजूद में आती है। दो प्रकार कौन कौन से हैं देखिए, एक को कहते हैं एकीकरण द्वारा और दूसरे को कहते हैं विभेदीकरण द्वारा। यहां पर अंग्रेजी शब्द ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब उससे ज्यादा अच्छी क्लियरिटी होती है। एक प्रकार है एकीकरण या थ्रू इंटीग्रेशन द्वारा, थ्रू इंटीग्रेशन द्वारा, और दूसरे को कहते हैं विभेदीकरण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसइंटीग्रेशन द्वारा, डिसइंटीग्रेशन द्वारा। ठीक है, ये मैंने आधा ही लिखा है। क्या है एकीकरण द्वारा? कैसे होता है एकीकरण द्वारा? ऐसे होता है जैसे देखिए, आपने सुना होगा ये अलग अलग राज्य होते हैं। राज्य का मतलब क्या होता है? देश। अभी मैंने आपको बताया था राज्य का मतलब क्या है? देश। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट। तो ये आप सोचिए कि ये अलग अलग देश है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। ये अलग अलग देश है, स्टेट है। इन स्टेट को ये लगता है कि हम कमजोर हैं, हो सकता है हम सैन्य दृष्टि से कमजोर है और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हो पड़ोसी से, या महत्वाकांक्षा हो कि हम ताकतवर हो, या हो सकता है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो। तो ये अगर ये छोटे छोटे स्टेट या देश ये सोचे कि क्यों नहीं हम एक समझौता कर ले, क्यों नहीं हम एक संधि या समझौता कर ले और हम सब लोग एक हो जाए और एक होकर के ऊपर एक बड़ी सरकार बना ले। सोचिएगा, ऐसा हो सकता है ना? दिमाग लगाइए कि अगर छोटे छोटे देश, मान लीजिए कि हम भारत पाकिस्तान, हो नहीं सकता लेकिन सोचिए भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, आप सोचिए नेपाल भूटान मालदीव श्रीलंका, अगर सब मिलकर के एक हो जाए तो कैसे होगा? सारे देश मिलकर के एक समझौता करेंगे। और अगर इस प्रक्रिया को आप और भी नजदीक से देखना चाहते हैं तो यूरोपीय संघ में जाइए, वहां पे वो लोग ऐसा ही कर रहे हैं इस समय। तो क्या होगा? छोटे छोटे देश क्या करें? एक क्या करें? संधि या समझौता करें और समझौता करके अपने ऊपर, मतलब अपने ऊपर, सबके ऊपर एक बड़ी सरकार का गठन करें। बड़ी सरकार को क्या कहें? संघ सरकार कह सकते हैं या केंद्र सरकार। कैसे गठन करेंगे? कि एक समझौता करेंगे कि देखिए भाई, हमारे में से कुछ विषय जो होंगे वो हम हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो कुछ विषय हम उसे दे देते हैं, बाकी विषय में हम आंतरिक रूप से क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। तो सरकारों को क्या बन गए? 2 स्तर बन गए, एक ऊपर का स्तर, दूसरे नीचे का स्तर, नाम चाहे जो रखो। ये जो प्रणाली, इस तरीके से संघात्मक व्यवस्था जो वजूद में आई है, वो सबसे पुरानी व्यवस्था है, वो है अमेरिका। अमेरिका ऐसे ही बना है। 13 स्टेट थे अमेरिका। कोई अमेरिका का इतिहास पढ़ोगे आप तो आपको पता लगेगा। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और अपने यूपर एक बड़ी सरकार बनाई, इसलिए उसका नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट क्या हुए? यूनाइट हुए, ऑफ अमेरिका, कहाँ के? जो अमेरिका महाद्वीप थे उसके स्टेट यूनाइट हुए, तो हम क्या कहते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो 2 स्तरों की सरकार बन गई। क्लियर हुई ये बात? तो 2 स्तरों की सरकार के वजूद में आने का एक तरीका है एकीकरण, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि एक देश है और ये देश हो सकता है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि उसका क्षेत्रफल, ऊपर एरो का मतलब है कि क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो, या हो सकता है कि इसके भीतर विविधता इतनी ज्यादा हो कि एक सरकार जो है सही ढंग से पूरी व्यवस्था को मैनेज नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं ये सरकार ये सोचे कि मेरा अगर विभाजन कर दूं नीचे के स्तर पर, एक बड़ी सरकार ये सोचे कि मैं एक प्रशासनिक सुविधा के लिए या और शासन और सरकार की कार्यकुशलता बेहतर हो, इसकी सुविधा के लिए मैं अपना विभाजन कर दूं, डिसइंटीग्रेशन कर दूं। तो इसमें चूंकि एक देश ने अपने भीतर ही दूसरी सरकार का निर्माण किया, इसलिए इसमें किसी प्रकार की संधि और समझौते की जरूरत नहीं है। तो ऐसे एक दूसरा लेयर डेवलप हो गया सरकार का, और जैसे ही दूसरा लेयर सरकार का डेवलप हुआ, वैसे हम क्या कहेंगे कि ये संघीय व्यवस्था वजूद में आ गई। एकात्मक व्यवस्था ही संघात्मक व्यवस्था में बदल गई। ऐसा कहीं हुआ है? हाँ, ऐसा भी हमारा पास सबसे पुराना उदाहरण है, वो है कनाडा। भारत का उदाहरण है अभी हम नहीं ले रहे। 2 मॉडल है संघीय व्यवस्था के वजूद में आने के।
एक मॉडल है एकीकरण के द्वारा जो अमेरिका में हुआ, दूसरा मॉडल है डिसइंटीग्रेशन या विभेदीकरण द्वारा जो कनाडा में हुआ। अगर संघीय व्यवस्था इस तरीके से वजूद में आती है, अब आप गौर कीजिए, अगर संघीय व्यवस्था इस तरीके से मतलब संधि और समझौते का परिणाम होती है तो क्या क्या होगा? क्या ये राज्य जो पहले से देश थे वो ऊपर वाली सरकार को क्या अपना लिखित संविधान छोड़ने के लिए तैयार होंगे? आप कहेंगे कभी नहीं होंगे। क्या यहाँ की नागरिकता को ये छोड़ने के लिए तैयार होंगे? कभी नहीं होंगे। क्या ये अपनी जो संविधान की सुरक्षा के लिए अपनी अपनी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी उसको छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। और जो विषय इनको विषय दे दिए कि हम आपको 10 विषय देते हैं, तो बाकी विषय किसके पास रहेंगे? राज्य के पास, नीचे जो सब यूनिट है जिन्होंने समझौता किया है। क्योंकि इससे छोटे से बड़े की तरफ हुआ, इसे हम क्या कहते हैं? बॉटम टू अप आए हैं, नहीं बॉटम से ऊपर आए हैं। तो यहां पर ये अपने विषयों को नहीं छोड़ने वाले हैं। इसीलिए अगर इस तरीके से कोई संघात्मक व्यवस्था वजूद में आती है तो उसकी कुछ और भी गौण विशेषताएं होती हैं जो हमने देखी कि दोहरी नागरिकता, क्योंकि पहले से देश था वो अपनी नागरिकता नहीं छोड़ेगा, इसलिए डुअल सिटीजनशिप होगी। राज्यों का पहले से संविधान है, वो पहले से है, उसको वो नहीं छोड़ने वाले, इसलिए राज्यों का पृथक संविधान। अवशिष्ट विषय राज्यों में ही निहित होंगे, नहीं छोड़ने वाले हैं। और राज्यों की पृथक न्यायपालिका होगी जो कि पहले से ही है। ये गौण विशेषताएं हैं। अब आप सवाल कर सकते हैं कि हम पुस्तकों के भीतर ये 10-12 विशेषताओं को एक साथ पढ़ते हैं। नहीं, आजकल नई पुस्तकों में नए लेखक इसको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि ये तो मूलभूत विशेषताएं हैं 7 जो सभी प्रकार की संघीय व्यवस्थाओं में पाई जाती है। और ये गौण विशेषताएं हैं जो एकीकरण द्वारा, जैसे अमेरिका है, वहां पाई जाएगी। भारतीय संविधान में कई बार मतलब जब इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास ये विशेषता नहीं है, इसलिए ये संघीय व्यवस्था के अपवाद है। नहीं, ये सही नहीं है। अगर हम अमेरिका की व्यवस्था को या अमेरिका की संघीय व्यवस्था को आधार बनाए तब तो ये सवाल उठते हैं। लेकिन अगर केवल मूलभूत विशेषताओं की बात करें तो केवल 7 मूलभूत विशेषताएं होती है। और अमेरिकन संघीय व्यवस्था की या एकीकरण द्वारा कोई भी देश की संघीय व्यवस्था हो तो उसमें ये 4 विशेषताएं और होती है। मुझे लगता है कि अब आपको फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म या फेडरल गवर्नमेंट की मूलभूत विशेषताएं जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसा मेरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर आप इस बात को पकड़ चुके होंगे। अब यहाँ एक और चीज को देखने की जरूरत है। एक चीज क्या देखने की जरूरत है कि अगर जैसे हमने देखा यहाँ पे ये देशों ने एक समझौता किया और समझौता करके एक बड़ी सरकार बनाई, तो क्या होगा? क्या कोई राज्य जिसने अपने वजूद के ऊपर एक दूसरी सरकार बनाई, क्या वह ऐसा प्रावधान करने की अनुमति देगा कि वो केंद्र सरकार जब चाहे उस राज्य का वजूद खत्म कर दे? क्योंकि राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट को बना रहा है। आप कहेंगे कभी नहीं देंगे, अपने वजूद को खत्म करने की परमिशन तो कभी भी नहीं देंगे। इसीलिए ध्यान दीजिए, इसीलिए अगर इस व्यवस्था से कोई संघीय व्यवस्था वजूद में आती है तो उसे कहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ होती है। आपने सुना होगा ये सब। मतलब राज्य भी विभाजित नहीं हो सकते और संघ भी विभाजित नहीं हो सकते। इंडस्ट्रियल स्टेट एंड इंडस्ट्रियल यूनियन। लेकिन अगर इस व्यवस्था से, इस कनाडा मॉडल से कोई फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था वजूद में आती है अगर इससे, तो उसकी जो प्रकृति होगी वो होगी विभाज्य राज्यों का बोलिएगा अविभाज्य संघ। मतलब संघ तो विभाजित नहीं होगा क्योंकि वो तो पहले से है, लेकिन राज्यों को जब चाहे विभाजित कर सकते हैं। अब आप थोड़ा रिलैक्स होकर ये सोचिएगा कि भारत में भी 2 स्तरों की सरकार है।
इसका मतलब भारत भी एक फेडरल गवर्नमेंट रखता है, यहाँ भी एक फेडरलिज्म है, फेडरल सिस्टम है। हमारा अस्तित्व किस मॉडल के तहत आया? क्या हम एकीकरण द्वारा वजूद में आए, जिसे आप पढ़ते भी होंगे, भारत के एकीकरण पढ़ते ना कि किस तरह से 550 से भी ज्यादा देशी रियासतों का एकीकरण किया गया। क्या एकीकरण द्वारा वजूद में आए, या हम कनाडा मॉडल के आधार पर डिसइंटीग्रेशन के द्वारा हम वजूद में आए? हमारा सवाल यहाँ पे है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था की दो विशेषताएं हैं। ये विशेषता इस पे है या हम इस व्यवस्था से वजूद में आए? निश्चित तौर पर ही आपका जवाब मिल गया होगा कि भारत, और ये कई बार देखते हैं, जो एकीकरण है वो देशी रियासतों का एकीकरण एक अलग है, हिस्ट्री का टॉपिक है। हमारा मॉडल, इंडिया का जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा मॉडल पर आधारित है, मतलब डिसइंटीग्रेशन द्वारा वजूद में आई है। अब आप देखिए, एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था में बेसिकली अंतर दो स्तरों का सरकार है। कौन सी व्यवस्था बेहतर है? कभी कभी ये भी पूछा जाता है, या ये इमेजिनरी क्वेश्चंस होता है, क्या भारत में जो फेडरल सिस्टम है इसे खत्म करके क्यों नहीं हम एक एकात्मक व्यवस्था बेहतर रहे हैं? क्या भारत का जो फेडरल सिस्टम है उसमें अभी जो कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, उसमें चूंकि पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आ गई थी, तब भी कई तरह के सवाल उठे कि क्या भारत की संघीय व्यवस्था में जो ये एकात्मक प्रवृत्तियां उभर रही है बहुत तेजी से, ये कितनी ठीक है या नहीं है। तो जरूर इस बात की दो तीन चीजों को ध्यान रखें कि जो संघीय व्यवस्था होती है वो, नंबर एक बात, जहां विविधता होगी वहां बहुत जरूरी है, जहां क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां बहुत जरूरी है, जहां केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में समन्वय करना हो वहां बहुत जरूरी हो जाता है, जहां आप एक तरफ राष्ट्रीय एकता और एक तरफ स्थानीय स्वायत्तता की बात करनी हो वहां बेहद जरूरी हो जाता है, नहीं है? तो संघीय व्यवस्था कहाँ जरूरी है? ये संघीय व्यवस्था के गुण है, क्योंकि वो एक तरफ राष्ट्रीय एकता की भी बात और दूसरी तरफ क्षेत्रीय स्वायत्तता की भी, दो चीजें, वो डाइवर्सिटी को भी अपने भीतर इंक्लूड करती है। ये व्यवस्था सरकारों में केंद्रीकरण भी और विकेंद्रीकरण, ये दोनों चीजों को एक साथ लेके चलती है। लेकिन निश्चित तौर पर ही फेडरल सिस्टम में एक बड़ी प्रॉब्लम भी है कि अगर हमें पूरे देश के लिए कोई आपातकालीन निर्णय लेना हो, तो वहां पे चूंकि सरकारों का विषय बटा हुआ है, इसलिए तत्काल निर्णय नहीं ले सकते। एक पूरे देश के लिए एक निर्णय लेना कई बार बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए एकात्मक व्यवस्था के अपने गुण है, संघात्मक व्यवस्था के अपने गुण है, लेकिन फिर भी अगर छोटे देश है तो उनके लिए यूनिटरी सिस्टम ज्यादा बेहतर होता है, और जिस देश के भीतर डाइवर्सिटी हो, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा हो, तो वहां पे निश्चित तौर पर ही फेडरल सिस्टम ज्यादा बेहतर होता है, और इसीलिए संघीय व्यवस्था को हमने जो अपनाया है। लेकिन इस संघीय व्यवस्था में, जो भारत में जो संघीय व्यवस्था है, निश्चित तौर पर ही ये संघीय है भी या नहीं है, या अलग ही प्रकार का संघीय व्यवस्था है। इसे समझने के लिए हमको सेकंड पार्ट में आना पड़ेगा, जिसमें हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि जो भारत में जो फेडरल गवर्नमेंट या जो फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम है वो किस तरह का मॉडल है, संविधान की कौन कौन सी विशेषता है जो इस संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को पूरा कर रही है, और कौन कौन सी है जिसमें एकात्मकता झलकती है, और ये संघीय और एकात्मकता में ऐसी कौन सी बात है जो भारत को एक अलग ही प्रकार का फेडरल सिस्टम या अलग ही प्रकार का एक फेडरल गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर देती है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत एक क्वासी फेडरल है, कुछ लोग कहते हैं ये सेमी फेडरल है, कुछ लोग कहते हैं ये शरीर से संघात्मक और आत्मा से एकात्मक है, कुछ लोग कहते हैं ये तो बार्गेनिंग फेडरल है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये कोऑपरेटिव फेडरल है। सच में इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस को देखना पड़ेगा, और फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, और फिर हम इस बात को पहुंचेंगे कि क्या हमने जो मॉडल अपनाया वो सही से काम कर रहा है या उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। लेकिन इसके लिए मित्रों आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा पार्ट सेकंड होगा फेडरलिज्म में, उसमें आपको हम इस सब चीज़ों का जिक्र करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हम इसके पार्ट सेकंड में, जिसमें हम भारतीय फेडरल सिस्टम का, इंडियन फेडरल सिस्टम का हम अध्ययन करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।